हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम खुशी है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल पे यूजीसी नेट मंत्रा पे। जैसा कि आपको पता है कि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा 2 प्रकरण ऑलरेडी खत्म हो चुका है। हमने प्रकरण 1, प्रकरण 2 को ऑलरेडी खत्म कर लिया है। आज हम प्रकरण 3 को पढ़ेंगे और मैंने ये स्लाइड इस हिसाब से बनाई है कि आपको मेन चीज़ें एक जगह मिल जाए और हाँ, एक तरीके से आपके नोट्स भी बनते हुए चलें। तो मैं इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ही रखती हूँ, क्योंकि कोई प्रकरण बहुत बड़े होते हैं, तो पूरे प्रकरण को तो हम नहीं रख सकते, तो उसमें से हमको इम्पोर्टेंट छाँट के ही नोट्स बनाने होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा अगर आपने नोट्स बनाई होगी, और अगर आप खुद से नोट्स बनाते हो तो वो आपके लिए बेस्ट चीज़ है, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए। कोई कितना भी पढ़ा दे, बट अगर आप खुद से नहीं पढ़ रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको खुद से पढ़ के उसका दुगना समझ में आता है। ठीक है, तो एक बार आप मेरे साथ पढ़ना और बुक खोल के साथ में पढ़ना और समझते हुए चलना। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। ऑलरेडी हमारी कई क्लासेस हो चुकी हैं, जैसा कि मैंने बताया कि हमने प्रकरण 1, प्रकरण 2 और भूमिका काल विभाजन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उससे काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं, वो हमारी क्लासेस हो चुकी हैं। तो देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बाकी हमारी ये वाली क्लास भी हो चुकी है, जो टेक्स्ट वाले पार्ट की बेसिक क्लास होती है, और हमने क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा है। हम लगातार अपनी क्लास में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल पे भी जाके देख सकते हो। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास की पीडीएफ वगैरह पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास हमारी प्रकरण 3 पे है, जिसका नाम है देशभाषा काव्य। इसका नाम वीरगाथा काल कह के स्पेशली शुक्ल जी ने संबोधित किया है, जिसका समय संवत 1050 से 1375 है। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि आज के काव्य में हम ज़्यादातर रासो काव्य पढ़ने वाले हैं मेनली। मैंने उसको एक जगह पहले ही लिख के रख दिया है, जिससे आपको एक ही जगह उसको रिवाइज करने में आसानी है, और कौन-कौन सी रचनाएँ और रचनाकार इस प्रकरण में मिलते हैं, वो आपको एक ही जगह पता चल जाता है। हम उसको देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमें मिलते हैं दलपति विजय, जिनकी रचना है खुमान रासो। दूसरे मिलते हैं नरपति नाल, जिनकी रचना है बिसलदेव रासो। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएँ हैं ये। चंदर बरदाई, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। भट्ट केदार, जयचंद्र प्रकाश, मधुकर कवि, जय मयंक, जस चंद्रिका, जगनिक, आलाखंड और श्रीधर रलमल छंद। ये इतनी रचनाएं हमें मिलती हैं, और इनमें से आपसे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आप इसको इग्नोर मत करना। इसको इसीलिए मैंने शॉर्ट में भी रखा है कि आप जब भी खुद पढ़ो तो रिवाइज कर लो आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं, वे संदिग्ध हैं। पहले कहा जा चुका है, मतलब पहले के प्रकरण में हम ये देख चुके हैं कि कुछ रचनाएं जो हमें प्राप्त होती हैं उनमें काफी संदिग्ध हैं, और बहुत कम चीजें उनके बारे में प्राप्त होती हैं। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति श्रृंगार आदि विषय प्राय दोहों में कहे जाते थे, और वीर रस के पद्य छप्पर में होते थे। इम्पोर्टेंट लाइन है ये दोनों। वीर रस के छंद, मतलब वीर रस के पद्य जो उस समय के होते थे, वो छप्पर छंद में होते थे। राजाश्रित कवि जैसे राजाओं के शौर्य पराक्रम आदि प्रताप का वर्णन अनूठी युक्तियों के साथ किया करते थे, और अपनी विरोल्लास भारी भरी कविताओं में वीरों को उत्साहित किया करते थे। मतलब उतने समय के जो भी रचनाकार थे वो अधिकतर राजाश्रित थे, तो उनके शौर्य, जो भी वे लड़ाई करने जाते थे, युद्ध पे जाते थे, उनके शौर्य पराक्रम आदि का वर्णन करते थे, जिससे उनका उत्साह बढ़े। आगे बढ़ते हैं। उत्तरोत्तर भट्ट चारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फिर
पार भी हुआ, बहुत कुछ होता रहा। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीर गाथा काल कहा गया है। इसी ऐसी जो रचनाएं मिलती हैं वीरों मतलब वीरों के ऊपर, युद्ध वर्णन के ऊपर, जिसमें वीर रस ज्यादा दिखाई देता है, तो उसी हिसाब से इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा गया है। कई बार हमने इसको देखा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं रखा है, उनमें से जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लाइन थी या जहाँ पे मुझे लगा कि पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है वहाँ मैंने ऐसा भी रखा है। सो आप बुक साथ में जरूर खोल के पढ़िए और ये इम्पोर्टेंट है। ये पूरा प्रकरण आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो धैर्य के साथ पूरी प्रकरण को लास्ट तक मेरे साथ पढ़ते हुए चलिए, आपको चीजें समझ में आती हुई चलेंगी और आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के इतिहास में यह वह समय था जब कि मुसलमानों में हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन मृत्यु 704 संवत 704 के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल भैरव का केंद्र हो गया। कन्नौज, अजमेर, अनहलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ, अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्रवृत्ति की छाप उस समय पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य समाज भावना देश के अंतर्निहित हो गई थी और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल और परिवार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही मोल ले ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। सारांश यह है कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। मतलब इस पैराग्राफ में हमें इतनी चीजें समझ में आती हैं कि जो उस समय के राजा लोग होते थे उनमें युद्ध होता था, तो जरूरी नहीं है कि किसी कारणवश ही युद्ध हो, सिर्फ अपने शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए भी युद्ध होता था। फिर कवि उस पर रचनाएं करते थे और उसको प्रकाशित करते थे, फिर समाज में सब उसको गाते थे, शौर्य शौर्य गाथा जैसे होती है वैसे। आगे बढ़ते हैं। सांभर अजमेर का चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजय देव के पुत्र अड़ोराज आना, अणुराज का शॉर्ट नेम है आना, के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघकर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब आना सागर है। अणुराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहां म्लेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था। इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर अणुराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया जो आना सागर कहलाया। ये जो कुछ एक एक ऐसी लाइन मिलती है उसको आप जरूर हाईलाइट कर लेना, क्योंकि ऐसी ही लाइन आपके असर्जन रीजन वाले में या फिर जो 5 कोटेशन दी जाती है उनमें से छांटना होता है कि कौन सी सही है कौन सी गलत, उसमें ऐसी लाइनें पूछ ली जाती है। आगे बढ़ते हैं। आना के पुत्र बिसल देव जो हमारे इस प्रकरण में इम्पोर्टेंट रचना के कवि हैं। विग्रहराज चतुर्थ के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ गई, जिसे परास्त कर बिसल देव अर्थात आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए बिसल देव के विक्रम संवत 1220 के लेख में पाया जाता है। मतलब ये जो पूरा आपने इस पैराग्राफ में पढ़ा उसका उल्लेख दिल्ली के अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए जो बिसल देव के विक्रम संवत 1220 के लेख में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की
उन्नति संभव थी। इस वीर गाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं, मुक्तक के रूप में और प्रबंध के रूप में। उत्कल रचनाओं का विस्तार छोड़कर यहाँ वीर गाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है आपकी, आपसे ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीर गाथा को हम इन दो रूपों में प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर होगा मुक्तक के रूप में और प्रबंध के रूप में। इन दो रूपों में हमें वीर गाथात्मक काव्य प्राप्त होता है, एक मुक्तक के रूप में, एक प्रबंध के रूप में। आगे बढ़ते हैं। यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वहां वैसे ही यहाँ भी था। मतलब यूरोप में जैसे वीर गाथा वहां भी होती होगी, वहां भी युद्ध थे, तो वहां का जो प्रसंग मेन था वो युद्ध और प्रेम था, वैसे ही यहाँ पे भी उसी की अनुकृति थी। इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौड़ रूप में प्रधान रस वीर ही रहता था। श्रृंगार रस का भी थोड़ा सा नाम मात्र के लिए उपयोग होता था, परंतु जो प्रधान रस था वो वीर ही रहता था, इसीलिए वीर गाथात्मक काव्य बना। ठीक है। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में ही रहता था, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती हैं, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों बैलेट्स के रूप में। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है। जो साहित्यिक प्रबंध के रूप में सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है वह है पृथ्वीराज रासो। आगे बढ़ते हैं। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बिसल देव रासो मिलती है, यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। ये जो दोनों लाइन है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें दिया है साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में हमें जो सबसे पुरानी पुस्तक प्राप्त होती है उसका नाम है बिसल देव रासो। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आला है, जिसके गाने वाले प्रायः समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। जो भी उत्तर भारत के लोग हैं उनको पता होगा कि आल्हा गांव-गांव में आल्हा बारिश के समय में काफी गाए जाते हैं। सब लोग इकट्ठा होते हैं और आल्हा गाया जाता है। यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी या तो प्रतियां मिलती हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं, पर बिसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। ये भी आपकी इम्पोर्टेंट लाइन है, जो मैंने हाईलाइट किया है वो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब आप इनकी बुक से जो पंक्तियां हैं वो आपको छांटनी तो पड़ेंगी। मतलब एक तो आप बीच से पढ़ोगे नहीं, इसको लाइन से ही पढ़ना है। उसके बाद जो भी इनका पैराग्राफ मिलता है उसको आपको एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि उससे आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। ये नहीं आपको लाइन बाय लाइन याद करना है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इसमें इस प्रकरण में बताया क्या गया है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स याद रखनी है। सिर्फ ये नहीं कि आपको पूरी बुक याद रखनी है, ऐसा नहीं होता। तो जैसे ये अब ये लाइन है, बिसल देव रासो के काव्य में, अब ये पूछ ले कि रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो इस लाइन को आप कोट करके आराम से बता सकते हो कि बिसल देव शुक्ल जी की बुक में हमें मिलता है कि बिसल देव रासो के काव्य के अर्थ में रसायन शब्द का बार बार उपयोग हुआ था। उसी से उसी शब्द से होते होते लास्ट में रासो शब्द हमें प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने रासो काव्य जितनी भी रचनाएं मिलती हैं उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है खुमान रासो। जो भी इसमें इम्पोर्टेंट मुझे मिला उसको मैंने मार्क करके मतलब कोट करके लिखा है, जैसे नोट्स के टाइप में आपको ये मिले। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स भी चाहिए, मतलब इसको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, नोट्स के फॉर्म में चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिससे आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगी जो क्लास की पीडीएफ रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खुमान रासो के बारे में अब हम देखेंगे। दलपति विजय, इसके रचनाकार दलपति विजय हैं। इस समय खुमान रासो की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है।
इम्पोर्टेंट चीज ये अपूर्ण है जो इसकी रीसेंट प्रतिलिपि प्राप्त है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह का वर्णन है। इसमें कुमार रासो में महाराणा प्रताप सिंह का वर्णन है। संवत 810 और 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल कुमार नाम के 3 राजा हुए। रावल कुमार नाम के 3 राजा हुए। कर्नल टॉड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि काल भोज बप्पा के पीछे कुमार गद्दी पर बैठा है, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिसके समय में बगदाद के खलीफा अल-मामून ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। कुमार की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। कुमार ने 24 युद्ध किए और विक्रम संवत 869 से 893 तक राज्य किया। काल भोज से लेकर तीसरे कुमार तक की वंश परंपरा इस प्रकार है। मैं आपको इसको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो इनके ओके, इसमें आपको 3-4 बातें ध्यान में रखनी है। एक पहला कि ये जो कुमार रासो है उसके रचनाकार दलपति विजय हैं या इसकी जो प्रतिलिपि मिलती है वह अपूर्ण है। इसमें महाराणा प्रताप सिंह के बारे में वर्णन किया गया है और हमें तीन कुमार रासो मतलब कुमार मिलते हैं, 3 राजा जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। तो उनमें से जो दूसरे वाले हैं वो शुक्ल जी ने उनको ही माना है, जिनका समय 870 से 900 संवत के बीच में है। इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया है कि ये जो बीच वाले हैं इन्हीं को इन्होंने माना है। आगे बढ़ते हैं। शिव सिंह सरोज की कथा अनुसार एक अज्ञात नामा भाट ने कुमार रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा था, जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर कुमार तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपति विजय असली कुमार रासो के रचयिता थे अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का। आगे बढ़ते हैं, इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट था। दूसरे नंबर पे आते हैं बिसल देव, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। इससे मतलब आपसे लाइन से भी पूछता है ना, इसके बारे में जो चीजें मिलती है उसके बारे में पूछता है, रचना के रचनाकार के बारे में पूछता है। तो इन 3-4 बातों का इस रचना के बारे में हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले कि इसके रचनाकार नरपति नाल थे। विग्रहराज चतुर्थ उपनाम बिसल देव के समकालीन थे। कदाचित यह राजकवि थे। बिसल देव रासो नामक एक छोटा सा 100 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा जो वीर गीत के रूप में मिलता है। ये एक वीर गीत के रूप में मिलता है और ये छोटा सा 100 पृष्ठों का संग्रह है। ये भी आपसे पूछा जाता है। ग्रंथ के निर्माण काल के बारे में यो दिया गया है, मतलब एक ये पद्य दिया गया है जिसको जिससे हमें पता चलता है कि इस रचना का समय क्या है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। 12 से 72 मझारी जेठ बरी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। इसका मतलब है 1272 का स्पष्ट अर्थ 1212 से है। 72 शब्द 72 द्वादशोत्तर का रूपांतरण है, तथा 1272 का अर्थ है द्वादशोत्तर 12 से अर्थात 1212। इस पूरे का मतलब है कि हमें इसकी रचना का समय 1212 याद रखना है। बिसल देव का समय 1212 याद रखना है। विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ बदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। बिसल देव 4 खंड में है। यह लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। अभी रिसेंट के पेपर में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे कि बिसल देव कितने खंडों में है और कितने चरणों में लिखा गया है, मतलब कितने चरणों में समाप्त है। ये 2000 की जगह कुछ और लिख देगा तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। 4 खंड है, उसको भी देख लेते हैं। पहले खंड में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से संभार में बिसल देव का विवाह होना। दूसरे खंड में बिसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष रहना। खंड 3 राजमती का विरह वर्णन तथा बिसल देव का उड़ीसा लौटना। खंड 4 भोज का अपनी पुत्री
को अपने घर लिवा ले जाना तथा बिसल देव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। ये चारों खंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन चारों खंड में किस बारे में ये खंड है। मतलब जैसे ये जो पहला लाइन दिया गया है ये आपको याद होना चाहिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही चारों खंड के बारे में आपको याद होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो ये लाइन है ये घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक काव्य है। ये घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक काव्य है। इसमें दो ही घटनाएं हैं, बिसल देव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। इसमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है और आगे बिसल देव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, अतः उनकी कन्या के साथ बिसल देव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। ये जो ये लाइन है ये भी इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, इसको भी अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। और इसकी जो दो ही घटनाएं बिसल देव का विवाह और उनका उड़ीसा आना, इसमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है, ऐसा शुक्ल जी ने माना है। बिसल देव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, अतः उनकी कन्या के साथ बिसल देव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना प्रतीत होती है। इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। नाल के इस बिसल देव में जैसा कि होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा के ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, ना उनके शौर्य पराक्रम का। मतलब जिस हिसाब से वीर गाथात्मक काव्य को बोला गया है यह उसकी प्रतिपुष्टि नहीं करता है। क्या हो गया? श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश जाने का मनमाना वर्णन है, अतः इस छोटी सी पुस्तक को बिसल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं केवल गाने के लिए रचा गया काव्य है, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। मतलब इसमें श्रृंगार रस का वर्णन अधिक दिखाई देता है वीर रस से, ऐसा बताया जाता है, क्योंकि वो जो चार खंड आपने देखा उससे उसको पढ़ के भी आपको प्रतीत हो रहा होगा कि इसमें ऐसा कुछ वीर रस से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो इसको रासो कहना खटकता है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। तो ये लाइन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे हैं हमारे चंदर बरदाई। चंदर बरदाई मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी लगे हुए कवि हैं। इनकी रचना पृथ्वीराज रासो आपके पाठ्यक्रम में लगी है, आपके सिलेबस में लगी है उसी ने। पढ़ते हैं इसको। संवत 1225 से 1249 ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। चंदर बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। ना जाने कितने बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, तो इसको आप गलत नहीं करोगे। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को गलत करते हो तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये दो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा सामंत भी थे और षट भाषा व्याकरण काव्य साहित्य छंद शास्त्र ज्योतिष पुराण नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें 69 समय सर्ग या अध्याय है। 69 समय या सर्ग है, 69 सर्ग है इसमें, और ये 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। एक क्वेश्चन तो इससे आप 95% पक्का समझो, क्योंकि इससे ऐसे ही पूछते हैं, कोटेशन में पूछते हैं, या असर्शन रीजन में भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इस बार पैटर्न बदला है। असर्शन रीजन वाला अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन आ रहा है इस बार, आया है इस बार, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए। आगे बढ़ते हैं। रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जलहड़ द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहां गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जलहड़ के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जलहड़ के हाथ में रासो को सौंपे
जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासों में है। मतलब जब मोहम्मद गौरी, आपको ये कहानी पता ही होगी कि जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी कैद करके ले गया था और उनके साथ उनके दोस्त चंदर बरदाई भी गए थे, तो उन्होंने अपने पुत्र को ये पुस्तक दी थी पूर्ण करने के लिए। ऐसा उस बुक में भी मिलता है, पूरे किए जाने का उल्लेख रासों में भी मिलता है। उनके पुत्र का नाम जल्लड़ था, ये भी ध्यान रखिएगा, उनके पुत्र का नाम जल्लड़ था। आगे बढ़ते हैं, ये मिलता है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, देख लीजिएगा इसको। इसमें चंदर बरदाई वाले सेक्शन में काफी बड़ा 4-5 पेज का आपको पूरी कहानी मिलेगी, तो आप एक बार बुक से उसको देख लीजिएगा। उसमें से मैंने चार चार के जो इम्पोर्टेंट था उसको उसमें रखा है, तो हम उसको पढ़ते हुए चलते हैं। पृथ्वीराज रासो में आबू के याज्ञ कुंड में 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति हुई थी। चौहानों के अजमेर में राज्य स्थापन से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने का सविस्तार वर्णन है। रासो में दिए हुए संवतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने का कारण उनके अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को पृथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि की रचना होने पर पूरा संदेह किया है और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जालीग्रंथ ग्रंथ ठहराया है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा जो पूरा नहीं मिलता है। उसमें दिए हुए संवत तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती हैं। मतलब इन्होंने इसको भाटों की कल्पना माना है, क्योंकि जो भी एविडेंस मिले हैं, जो भी तथ्य मिले हैं, उसके आधार पर जो इसमें संबंध बताए गए हैं इस काव्य में, वो उनसे मेल नहीं खाते हैं। जो जो इसकी कहानियां जो इसकी कहानी है या इसकी जो पूरी पृष्ठभूमि है उससे मेल नहीं खाता है कि ये दोनों पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई समकालीन थे। आगे इन्हीं की बुक में लिखा गया है कि जो चंद्र बरदाई थे वो इनके पिता जो सोमेश्वर थे उनके उनके समकालीन थे, उनके राजकवि थे। काफी इसमें मतभेद चलता है। आगे बढ़ते हैं। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की और कुछ कुछ कवित्तों छप्पयों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की गई हो। मतलब इसकी भाषा भी ठीक नहीं जान पड़ती है और इसके छंद भी कुछ सही नहीं मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में मिलती हैं, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाए जाते हैं, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूपों और विभक्तियों के चित्त पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस वाकजाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। तो ये हमारे चंद्रप्रदायी पूरे होते हैं। आगे हमारे कवि हैं चौथे और पांचवे, इनको शुक्ल जी ने साथ में रखा है, भट्ट केदार और मधुकर कवि, इनको साथ में रखा है। तो मैंने भी साथ ही में रखा है क्योंकि इनके बारे में इतना कुछ नहीं मिलता, तो हम इसको साथ में ही पढ़ते हुए चलते हैं। संवत 1224 से संवत 1243। आगे, जिस समय चंद्र बरदाई के महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया गया, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया है। रासों के छंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का उल्लेख भी है। ये ऐसा बता रहे हैं कि चंद और भट्ट केदार समकालीन जान पड़ते हैं। आगे, भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार का की रचना है जयचंद्र प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा है, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। आगे,
जयमयन जस चंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने भी लिखा है। इम्पोर्टेंट, मधुकर कवि का जयमयन जस चंद्रिका और भट्ट केदार का जयचंद्र प्रकाश, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो इसको आप एक साइड में ऐसे कॉलम बना के यहीं पे ऐसा डॉट या जो भी स्टार बना के आप यहीं पे लिख लेना कि जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार की, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की। जो भी चीजें आपको एक तरह की दिखने वाली या एक ही तरह की जिसमें आप कंफ्यूज होते हो रचनाओं में, उनको एक ही जगह लिख लेना। बार बार आप देखोगे तो आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है, केवल उनका उल्लेख सिंहालय दयाल दास कृत राठौड़ा ही ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयाल दास ने आदि से लेकर कन्नौज तक के वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथ के आधार पर लिखे हैं। अर्थात जो ये दयाल दास जी हैं, इन्होंने अपनी जो रचना लिखी है ये, उसमें उसको इन्हीं दोनों रचनाओं के आधार पर अर्थात जयचंद्र प्रकाश जयमयन जस चंद्रिका के आधार पर ही लिखा है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे छठे कवि हैं जगनिक, संवत 1230 इनका समय। ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे। भाट एक जाति होती है, तो भाट मतलब एक जाति, जिन्होंने महोबे के दो प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदय सिंह के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा है, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत, विशेषता उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट है कि जगनिक इन्होंने आल्हा उदल नाम के जो दो वीर थे उनके बारे में विस्तृत वर्णन किया है एक वीर गाथात्मक काव्य के रूप में, जिसको हम आल्हा के नाम से जानते हैं और इनके संग्रह को हम आल्हा खंड बोलते हैं। ठीक है, ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध है और बरसात में गाए जाते हैं। ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इनका नाम आल्हा है और इनको बरसात के दिनों में अक्सर गाँव में गाया जाता है। गाँव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच में किसी अलहैद अलहैद के ढोल की गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देती है। गीतों के समुच्चय को सर्वाधारण आल्हा खंड कहते हैं। इम्पोर्टेंट कि इसके समूह को आल्हा खंड कहते हैं। 12 बरिस के कुकर जिए, ओ 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन के दिक्कत। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। आला का प्रचार यूँ तो सारे उत्तर भारत में है, पर बेसवाड़ा इसका प्रमुख केंद्र माना जाता है। वहाँ इसके गाने वाले बहुत अधिक, बुंदेलखंड में विशेषतः महोबे के आसपास भी इसका चलन बहुत है। इससे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि आल्हा खंड का केंद्र कहाँ है, तो बेसवाड़ा है और बुंदेलखंड में विशेषतः महोबे के आसपास के जगह में इसका चलन है। आगे बढ़ते हैं। हमारे लास्ट रचनाकार हैं श्रीधर। श्रीधर इनकी एक रचना मिलती है रणमल छंद, एक काव्य रचना है जिसमें ईडर के राठौर राजा रणमल की इस विजय का वर्णन किया गया है। इनके बारे में बस इतना ही हमें मिलता है और ये इनकी पंक्ति मिलती है और ये आपसे पेपर में पूछी जा चुकी है, ये PYQ है, सो इसको देख लीजिएगा। इनके बारे में इतना ही है कि श्रीधर, इनकी रचना है रणमल छंद, संवत 1454 और इसमें राठौर राजा रणमल के विजय का वर्णन किया गया है। सो हमारा प्रकरण 3 देश भाषा काव्य भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारा लास्ट प्रकरण बचा है सिर्फ, उसमें फुटकल रचनाएं, जिस नाम से फुटकल रचनाएं मिलती हैं वही प्रकरण बचा है, उसको भी हम जल्दी खत्म कर लेंगे। उसके बाद हम भक्ति काल पे जाएंगे और तब तक अभी तक अगर आपने क्लासेस को नहीं देखा है तो आप क्लास को देख लीजिएगा। अगर आप अभी तक बने हो तो होप करती हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्लास कैसी लग रही है, जिससे मैं
कुछ इम्प्रूव कर पाऊँ। अगर आप फीडबैक दोगे तो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगी एक तरीके से। एंड मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छा कंटेंट और इम्पोर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ। सो अगर आप चैनल पर नए हो, अगर आपने अभी तक क्लास देखी है, सो पक्का आपको क्लास अच्छी लगी होगी शायद। तो आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जो भी हायर एजुकेशन की या नेट की तैयारी कर रहे हैं और वो जून में क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास की वीडियो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।